बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तोशाखाना स्कैंडल की। आपको बताएं कि दुबई के घड़ियों के डीलर्स ने पीटीआई रहनुमाओं के बयानात की तरदीद कर दी। अपने बयान में कहा कि ना हमने घड़ी खरीदी ना किसी को बेची। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लॉ नईम हनीफ साहब से। बिल्कुल, नईम हनीफ साहब से बात करेंगे साम खबर पे। नईम साहब, ये दावे तो फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी ने किए थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कि दुबई के डीलर ने ये भांडा फोड़ दिया है। जी बिल्कुल, जुल्फी बुखारी और फवाद चौधरी समेत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिन रहनुमाओं ने इस कंपनी के हवाले से और इस डीलर के हवाले से इल्जामात लगाए थे, मज़कूरा जो घड़ी है काबा एडिशन, इसकी खरीद के आज वो डीलर जो हैं वो मंजर आम पे आ गए हैं और हम एक्सक्लूसिवली अपने नाजरीन को जो है वो दिखा भी सकते हैं, उनकी गुफ्तगू भी सुना सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल जो है वो सख्ती से तरदीद कर दी है। उनका ये कहना है कि ना हमने ये घड़ी जो है खरीदी ना किसी को बेची। उसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि सियासी जमात जो है पाकिस्तान की, वो सियासी प्रोपेगेंडा के लिए हमारा नाम इस्तेमाल ना करे। बसूरत दिगर जो है वो कानूनी चाराजोई की जाएगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ, उनके रहनुमाओं के खिलाफ जो इल्जामात आयद कर रहे हैं उस कंपनी के हवाले से और इन डीलर के हवाले से। उनका ये भी कहना था कि हमारा इस घड़ी या इसके मालिक से भी कोई ताल्लुक नहीं है। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की सियासी जमात जो है यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हमारे इंस्टाग्राम पेज को गलत तरह इस्तेमाल कर रही है। हमने घड़ी की तस्वीर सिर्फ प्रमोशन के लिए लगाई थी, अदरवाइज जो है इसकी खरीद या फरोख्त से हमारी कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहना है दुबई की घड़ी साज जो कंपनी है उसके डीलर का। जी ठीक है, ये कहा जा रहा है घड़ी डीलर की जानिब से कि हमारा इस घड़ी या उसके मालिक से कोई ताल्लुक नहीं है। नईम हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। और बात हो रही है तोशाखाना स्कैंडल की। नैब ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी है। फराह गोगी, शहजाद अकबर समेत तमाम किरदारों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया है। घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक का भी बयान कलम बंद किया जाएगा। नैब ज़राए का कहना है कि घड़ी की मार्केट वैल्यू और खजाने में जमा कराई गई रकम का भी मवाजना होगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। देखते रहते हैं तोशाखाना से तहाइफ हासिल करके बेचने पर इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस की नैब तहकीकात। कीमती घड़ी की फरोख्त का मामला बुनियादी अहमियत अख्तियार कर चुका। घड़ी की असल कीमत क्या थी, खजाने में कितने पैसे जमा कराए गए, फरोख्त कब और कहाँ हुई और इससे हासिल रकम आखिर गई कहाँ, नैब अब सब पता चलाएगा। ज़राए के मुताबिक तोशाखाना के तहत बिलखसूस घड़ी की फरोख्त के मामले पर सामने आने वाले नए हकायक की भी तमाम पहलुओं से छानबीन की जाएगी। इस सिलसिले में घड़ी खरीदने का दावा करने वाले उमर फारूक का बाज़ाब्ता बयान कलम बंद करके उसका मौक़िफ़ केस का हिस्सा बनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर और फराह गोगी से भी तफ्तीश होगी। नैब ज़राए का कहना है घड़ी की मार्केट वैल्यू और खजाने में जमा कराई गई रकम का भी मवाजना होगा। इमरान खान किन किन मामलात पर करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए, इसका तयन करना भी जरूरी। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि घड़ी अगर वाकई बैरून मुल्क फरोख्त हुई तो क्या इसे कानूनी तकाजे पूरे करके मुल्क से बाहर ले जाया गया और इससे हासिल रकम किन ज़राए से पाकिस्तान आई, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की गई। सारे मामलात की मुकम्मल खोज लगाकर इमरान खान को भी सफाई का मौका दिया जाएगा। तोशाखाना से तहाइफ की वसूली, इमरान खान की जानिब से कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी सामने आ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक सरबराह आदिल गिलानी कहते हैं इमरान खान को सिर्फ 4 माह के लिए 50% अदायगी पर घड़ी खरीदने की इजाजत थी, लेकिन उन्होंने 3 साल बाद 20% अदायगी पर तहाइफ वसूल किए, जो कवायद की खिलाफ वर्जी है। 18 सितंबर 2018 को ये गए थे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब, तो वहाँ पर इनको गिफ्ट मिला था और 19 को वो जरूरी है, 19 के रात को वापस आ गए थे। तो जो रूल बने थे जो 20% के, वो खत्म करके अगस्त की 18 तारीख को नए रूल बन गए। दिसंबर की 18 तारीख 2018 में के 4 महीने के अंदर ही ये रिटेन कर सकते हैं अगर किसी को रिटेन करना है, और 50% देके। अब इन्होंने जो ये लिया है, जो रसीदें दी हैं जो टीवी पे उसमें आ रहा है कि ये 22 जनवरी को इन्होंने ये पैसे जमा कराए हैं, जबकि 19 जनवरी 2019 को 4 महीने हो जाते हैं तो वो इलीगल हो जाते हैं। दूसरा ये कि अगर जनवरी में जमा कराएं तो 2018 दिसंबर का रूल लागू होगा, 50% देना पड़ेगा। तो जो 50% होता है वो
अगर 10 करोड़ है तो 5 करोड़ जमा कराने से। तो ये सारी चीजें जो है ये कंफ्यूजन है, और इसको जब तक के ये क्लियरली डॉक्यूमेंट सामने नहीं आएंगे, इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी घड़ी के खरीदार उमर फारूक पर तनकीद करते हैं और ये दावा भी करते हैं कि उनका पस मंज़र नहीं जानते, लेकिन साबिक वफाकी वजीर ने स्कैंडल सामने आने के फौरी बाद ही उमर फारूक से रब्ता किया था। दोनों की मुबैना चैट सामने आई है जिसमें फवाद चौधरी उमर फारूक को अपना भाई कह रहे हैं। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची। तोशाखाना की घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जद में हैं। हालांकि फवाद चौधरी उस रात उमर फारूक को अपना भाई बता रहे थे जिस रात समा तोशाखाना की घड़ी के खरीदार के तौर पर उमर फारूक को दुनिया के सामने लाया था। सबसे पहले आपको देंगे तहलका खेज खबर। इमरान खान ने सऊदी वली अहद से मिलने वाली कीमती घड़ी किसको बेची? तहफ़ का खरीदार समा पर। सबसे पहले ये खबर समा पर। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब तोशाखाना की घड़ी के खरीदार उमर फारूक ने अपनी और फवाद चौधरी की व्हाट्सएप चैट जारी की। मुबैना व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक जब उमर फारूक तोशाखाना की घड़ी के खरीदार के तौर पर नमूदार हुए तो उसके फौरन बाद फवाद चौधरी उनसे राबते में आ गए। पूछा क्या हो गया जी? शहजाद अकबर तो बात समझ आती है मगर इमरान खान क्यों? उमर फारूक ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि भाई मैंने ही घड़ी खरीदी है और ये एक हकीकत है। फवाद चौधरी ने उमर फारूक से पूछा कि आप फरीक क्यों बनना चाहते हैं? 5 मिलियन की घड़ी कौन देता है? उमर फारूक ने जवाब दिया कि भाई इस घड़ी की कीमत $1 करोड़ से भी ज्यादा है। ये गिराफ का मास्टरपीस है जो कि पूरी दुनिया में एक ही है। फवाद चौधरी ने उमर फारूक से कहा कि आपके पास मौजूद घड़ी देखकर ऐसा लगता है कि ये वो वाली घड़ी नहीं जो सऊदी वली अहद से इमरान खान को तोहफे में मिली थी। आप मुनासिब समझें तो इसी तरह वजाहत कर दें और खुद को इस्तेमाल होने से बचाएं। ये बात करने के बाद फवाद चौधरी ने अलामती तौर पर हाथ जोड़ने का इशारा भी किया। लिखा, आप मेरे भाई हैं और मैं नहीं चाहता कि आप बिला वजह किसी के लिए इस्तेमाल हों। हम दोनों जानते हैं कि इमरान खान पैसे की परवाह नहीं करता। उमर फारूक ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि भाई ये वही घड़ी है जो सऊदी वली अहद से इमरान खान को तोहफे में मिली थी। आप खुद को मुजरिमों से अलग करने के बजाय दिफा कर रहे हैं। मेरे कोई सियासी अज़ाइम हैं और ना ही कोई सियासी एजेंडा। फवाद चौधरी से मामलात को संभाला ना गया तो उमर फारूक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। जो खामन है इनके फरा बीबी के, उन्होंने ये वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि वो इस शख्स से कभी नहीं मिली, उमर ज़हूर से। उमर ज़हूर कौन है? याद रहे कि फवाद चौधरी की जानिब से इजहार लाताल्लुकी के बाद उमर फारूक ने उनसे अपना ताल्लुक साबित करने के लिए पिछले कई महीनों पर मुश्तमिल व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स मीडिया को फराहम किए हैं। इन स्क्रीनशॉट से न सिर्फ घड़ी के मामलात पर होने वाली गुफ्तगू सामने आई है बल्कि और भी कई राज फाश हो गए हैं। मुबैना व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट से मालूम होता है कि फवाद चौधरी पीटीआई हुकूमत के कयाम से लेकर अब तक मुसलसल उमर फारूक से राब्ते में हैं। दोनों के दरमियान कारोबारी लेन देन पर भी बात होती रही है। तहरीक इंसाफ के दौर में उमर फारूक पर बनने वाले केसेस पर भी तबादला ख्याल हुआ। फवाद चौधरी ने किसी खातून को उमर फारूक की कंपनी में मुलाजमत दिलवाने की सिफारिश भी की। उमर फारूक पीटीआई दौर के वुज़रा पर भी फवाद चौधरी से मुतनाज़ा बातें करते रहे और फवाद चौधरी उनकी हाँ में हाँ मिलाते दिखाई दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार सियासी मामलात में भी मुतहर्रिक हो गए। ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की और मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया और वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाया। इन मुलाकातों का मकसद क्या था, बता रहे हैं उस्मान खान अपनी इस रिपोर्ट में। सदर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ऐवान सदर में अहम मुलाकात हुई। आधे घंटे से जायद जारी रहने वाली मुलाकात में अहम तकर्री और बाज़ दीगर अमूर पर मुशावरत। वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर मुमलिकत को मुआशी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। मुल्क को सियासी इंतशार और हैजान की कैफियत से निकालने के लिए सदर मुमलिकत को किरदार अदा करने का पैगाम भी पहुँचाया।
सीनियर लीगी रहनुमा और वजीर खजाना के इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते हुए। इसहाक डार ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें की। दोनों रहनुमाओं को नवाज शरीफ का अहम पैगाम भी दिया। इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और ताउन का यकीन दिलाते हुए दो टोक कहा कि वो अहम तकर्री के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म के फैसले को आइन के मुताबिक एहतराम देने के अज़म पर कायम है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है, आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम ही करेंगे, ये मामला किसी सूरत भी सियासी नहीं होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि वो पाक फौज में तरक्कियों के निज़ाम पर यकीन रखते हैं, तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और फौज की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला सियासी होना इदारे को नुकसान पहुँचाएगा। नैब को मैं नहीं कुछ ताकतवर इदारे कंट्रोल करते रहे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। ये कहना है चेयरमैन PTI इमरान खान का। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा। ये नहीं हो सकता कि इख्तियारात किसी के पास हों और जिम्मेदारी किसी और के पास। इमरान खान ने यह भी कहा कि किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मेरे मुआलजीन कल मुआयना करके अपनी राय से आगाह करेंगे। रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च की क़यादत खुद करूंगा। तोशा खाना केस में उन्होंने मुझे खुद अदालत में जाने का मौका दिया है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि वज़ीराबाद वाक़े के मरकज़ी मुलजिम को 14 दिन बाद अदालत में पेश किया गया। खदशा है कि शवाहिद ज़ाया ना हो जाएं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है, साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई थी। इमरान खान के नए यूटर्न का खैर मकदम करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारा फोकस पाकिस्तान के मफाद को आगे रखना है। पाकिस्तान अमरीका के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है। यू टर्न है उसको हम वेलकम करते हैं। जैसे खान साहब ने पहले भी कहा है कि कुछ यू टर्न्स अच्छे होते हैं, तो ये यू टर्न भी अच्छा है। ना कल कोई अमरीकी साजिश था, ना आज कोई अमरीकी साजिश है, और बहुत ही अच्छी बात है कि खान साहब इस बात से भी मुकर चुका है। माजी में पाकिस्तान को एफपैक का नज़र से या पता नहीं कौन से एक्रोनिम्स के नज़र से देखा जाता था। करीबन 1 पॉइंट एजेंडा होता, दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी, डू मोर दहशतगर्दी दहशतगर्दी। फॉर द फर्स्ट टाइम जो हम समझते हैं हमारा सबसे बड़ा कामयाबी है, बाकायदा ऐलान हो चुका है कि हमारा जो ताल्लुकात है वो डीहाइफनेट हो चुका। पाकिस्तान का और अमेरिका के दरमियान या हर किसी के साथ जो हमारा इंटरेक्शन रहेगा, हमारा प्रायोरिटी ट्रेड ओवर एड होगा। पिछले 1 साल में जो पाकिस्तान का और पाकिस्तान की रियासत का पॉलिसी रहा है दहशतगर्दी के हवाले से, उसको भी शाहिद इन कैमरा हमें रिव्यू करना चाहिए। इसलिए वी कांट अफोर्ड अ रिटर्न टू द डेंजरस डेज ऑफ टेररिज्म। इमरान खान को गोली नहीं गम लगा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तंकीद, कहती है इमरान खान मुसलसल इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इमरान खान की घड़ी ने उनकी औकात बता दी। खान साहब को कोई गोली नहीं लगी। इमरान खान साहब को सिर्फ गम लगा हुआ है कि उनका लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया। ये एक ऐसा शख्स है जो भेस बदलता है, रूप बदलता है, झूठ बोलकर। हमारी घड़ी तो हमें वक्त बताती है, इमरान खान की घड़ी ने इमरान खान की औकात बताई है। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 60 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने और 15 दिन में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने MQM की इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान उल हक। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ दायर जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 3 दिसंबर तक कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया है और कहा है कि इलेक्शन की तारीख 60 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, इंतखाब की तारीख डिक्टेट नहीं करना चाहते। अदालत ने लिखा कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सैलाब और सिक्योरिटी की अदम फराहमी के बायस 4 माह से इलेक्शन ज़ेरे इल्तिवा हैं। इतने अरसे में हुकूमत को इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए था। सिक्योरिटी की अदम फराहमी की बुनियाद पर इलेक्शन गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं हो सकते। अदालत ने बल्दियाती कवानीन में तरमीम तक इलेक्शन रोकने की MQM की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
अदालती फैसले में कहा गया है कि MKM के मौक़िफ़ में इतनी जान नहीं कि इस बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन से फरार के सारे रास्ते बंद करे। आज हाई कोर्ट का भी फैसला सामने आया है और इंशाअल्लाह 22 तारीख को एक हतमी तारीख भी होगी। मैं ये मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी कि अब इस मौके के ऊपर जब वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर रहे हैं और हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में ऐलान कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस सिलसिले में मौजूद है, तो अब हतमी ऐलान होना चाहिए और फरार के सारे रास्ते बंद करने चाहिए। PTI के पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने फैसले को खुशाइन करार देते हुए खदशा जाहिर किया है कि सिंध हुकूमत अब भी ताखिरी हरबे अपनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो कि खौफ के अंदर मुब्तला है, जो कि इस वक्त डर के अंदर मुब्तला है कि इलेक्शंस हो जाएंगे तो ये भी हार जाएंगे, साथ में इनके इत्तेहादी भी हार जाएंगे, ये फिर कोई बहाना बनाएंगे, फिर कोई तमाशा लगाएंगे। सिंध में बारिश के बाद सैलाब और उसके बाद पुलिस की नफरी की कमी को जवाज बनाकर दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन 3 बार मुलतवी किए जा चुके हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। और एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब ने सिंध हाई कोर्ट का बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला खुशाइन करार दे दिया है। कहते हैं सिर्फ इलेक्शन नहीं, मुशावरत के साथ साफ और शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तकरीबन कुछ 17,000 पुलिस एहलकार हैं जिनका शॉर्टफॉल है। सिंध हुकूमत ये समझती है कि इलेक्शन कराना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, उन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होना चाहिए ताकि लोग आसानी से अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए हमने उनको कन्वे किया था। हमारे लिए उन 17,000 बंदों को बाकी डिस्ट्रिक्ट से पुलिस वालों को लाना इस वक्त मुश्किल है और हमने अपनी गुजारिशात को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया था। अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना है जिसकी आईनी जिम्मेदारी है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट अंदाज से इलेक्शन हो, ऐसा इलेक्शन हो जिसके अंदर लोगों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी मौजूद हो। MKM के रहनुमा वसीम अख्तर कहते हैं कराची का मेयर जो भी हो लेकिन बाइख्तियार होना चाहिए। एक जंग इंतजामी जबकि दूसरी अदालती महाज पर लड़ रहे हैं। मेयर कोई भी आए मगर मजबूत आना चाहिए, जिसके पास माली और इंतजामी इख्तियारात हों ताकि वो डिलीवर कर सके। अब हम एक जंग तो एडमिनिस्ट्रेटिवली या सियासी हवाले से सियासी जमातों से लड़ रहे हैं इस शहर के मसाइल के लिए, एक जंग हम कोर्ट्स में लड़ रहे हैं। मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है, अगर कानूनी दाव पेच में आप कराची के लोगों के मसाइल हल नहीं करना चाहते या करवाना चाहते तो हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। चाहे वो हल्का बंदियाँ हों, हल्का बंदियाँ प्रॉपर होनी चाहिए, वोटर लिस्ट में खामियां नहीं होनी चाहिए। ये इस्तदा ये हमने सुप्रीम कोर्ट में भी बात रखी, हाई कोर्ट में भी रखी, इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखी। दुबई के घड़ी डीलर ने PTI रहनुमाओं के बयानात मुस्तरद कर दिए। कहा हमने घड़ी खरीदी ना किसी को बेची, प्रोपेगेंडे के लिए हमारा नाम इस्तेमाल ना किया जाए। सियासी जमात हमारे इंस्टाग्राम पेज का गलत इस्तेमाल कर रही है। और हमारी घड़ी वक्त बताती है। तोशा खाना की घड़ी ने इमरान खान की औकात बताई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तंज। कहा इमरान खान बताएं अगर घड़ी इस्लामाबाद में बेची गई तो उमर फारूक के पास कैसे पहुंच गई। सेवन जाते हुए फिर हादसा, 20 कीमती जानें चली गईं। यह हादसा क्यों पेश आया? NHA की गफलत पर फिर सवालात खड़े हो गए। हादसे का सबब बना वो कट जिसे दौरान सैलाब पानी निकालने के लिए बनाया गया था। हादसे के बाद NHA टीम ने नई जगह का मुआयना किया। वफाकी वजीर मवासलात असद महमूद ने हादसे का नोटिस लेते हुए 2 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। सहवन जाते हुए फिर अफसोसनाक हादसा, ऐसा क्यों हुआ? 20 कीमती जानें क्यों चली गईं? इंडस हाईवे कट किसने बनाया था, क्यों बनाया था? और फिर सैलाब के बाद वहां अलर्ट साइन बोर्ड क्यों ना लगाया गया? कौन है जिम्मेदार? क्या हमेशा की तरह ये 20 जानें भी सवालिया निशान बनकर रह जाएंगी?
गुज़िश्ता रात सेवन जाने वाली वैन टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे पर कट के गहरे पानी में जा गिरी थी। औरतों और बच्चों समेत कई अफराद जाँ बहक हो गए थे। रोड पर न कोई अलर्ट साइन बोर्ड था और न ही डायवर्जन मौजूद था। ये खैरपुर से गाड़ी जायरीन से भरी हुई थी, उनको पता नहीं था, तो NHA की ये बिल्कुल नया लिए और मोटरवे पुलिस तो बाकी टैक्स तो ले रहे हैं और भारी जो है ना इनसे जुर्माना तो करते हैं, लेकिन ये जो है गफलत मोटरवे पुलिस को और NHA दोनों को इस इल्ज़ाम से बरी नहीं हो सकते। मकामी अफराद ने भी सड़क की खत्ता हाली और NHA इंतजामिया की गफलत की निशानदेही की। इतना बड़ा खौफनाक हादसा हुआ, NHA का कोई भी हमें नजर नहीं आया, नहीं मोटरवे पुलिस 1 घंटे तक नहीं पहुंची रेस्क्यू करने के लिए। वफाकी वज़ीर मवातलात असद महमूद ने हादसे का नोटिस लिया। 2 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दी। टीम ने जगह का मुआयना भी किया। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश यही होती है कि इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। कोई भी नहीं चाहता होगा और उनके मुख्तलिफ फ़राइज़ होते हैं। इसमें ट्रैफिक का फ्री फ्लो रखना वो भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ वो भी बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है। और हमारा हर एहलकार कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने लिए या अपने डिपार्टमेंट के लिए या लोगों के लिए किसी परेशानी का या उनके लिए किसी हादसे का सबब ना बने। हम अभी इंक्वायरी करने आए हैं, यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर घंटों बाद भी इंतजामिया ने कट के करीब रुकावट नहीं लगाई, बल्कि छोटे छोटे साइन बोर्ड लगाकर जान छुड़ा ली और बड़े बड़े सवाल अपनी जगह ही रहे। लियाकत अली, समा, सहवन। एक और अफसोसनाक खबर आपको दें। कराची सुरजानी टाउन में हौलनाक हादसा, स्कूल जाने वाला बच्चा जाँ बहक और 2 भाई जख्मी हो गए। गवर्नर सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली है। साद साबरी इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है 15 साला अजहर, जो आज सुबह सुरजानी में अपने घर से बाइक पर स्कूल जाने के लिए निकला था। 2 छोटे भाई 12 साला उमर और 10 साला उस्मान भी साथ ही मौजूद थे, मगर बाबा मोड़ पर एक दनदनाते डंपर ने उनकी मोटरसाइकिल को रोंद डाला। जिस अजहर को अपने भाइयों को स्कूल पहुंचाना था, उसकी लाश अस्पताल के सर्द खाने में पहुंचाई गई। 15 साला बेटे की लाश देखने वाले मोहम्मद असगर का बुरा हाल है, मगर चचा का कहना है कि अजहर मौके पर ही दम तोड़ गया था। 15 साल का इनका बड़ा बेटा था, इनका समझ ले उसका सहारा था भाई। अब डंपर वाले ने चढ़ा दिया डंपर पूरा बच्चे पे। बच्चे वहीं पर, पहला बच्चा तो वहीं उनका फौत हो गया था। वो कह रहे थे कि ना सांस है ना कुछ यहीं पर। और फिर हम लोग वो कह रहा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बाकी 2 बच्चे बहुत शदीद जख्मी थे वो भी। शहरियों का कहना है कि शहर में हैवी ट्रैफिक की नकलो हरकत को ज़ाब्ते में लाए बगैर हादसात में कमी नहीं लाई जा सकती। कुछ कानून होना चाहिए, कुछ शेड्यूल होने चाहिए। मैं 50 केसेस देख चुका हूँ डंपर से। मेरे कारीगर के भी एक्सीडेंट हुआ 4 साल पहले। मुतवफ़्फ़ी अजहर 10वीं क्लास का तालिबे इल्म था, जबकि जख्मी होने वाले दोनों भाइयों की उम्रें 12 और 10 साल है। हादसा किसकी गलती से हुआ ये तायुन तो नहीं हुआ, लेकिन पहली गलती उन बड़ों की है जिन्होंने 15 साला बच्चे को मोटरसाइकिल देकर छोटे भाइयों के साथ स्कूल भेजा था। कैमरामैन कामरान उद्दीन और इमरान खान के साथ साद साबरी, समा, कराची। मटियारी मोटरवे प्रोजेक्ट में मुबैना करप्शन का मामला, सिंध बैंक ने 3 अफसरान को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा खसूसी मंसूर मुगैरी से। जी, क्या मामला है, ये अपडेट कीजिए। देखिए, मटियारी हैदराबाद मोटरवे पर जैसे हमने गबन का इंकशाफ किया, 2 अरब 14 करोड़ पे वहाँ से निकले थे, तो जो इंक्वायरी कमेटी सिंध हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई 2 अफसरान पर, उन इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट में वाज़ह बताया गया है कि इसमें DC मटियारी AC सईदाबाद के साथ सिंध बैंक के जो मैनेजर और अफसरान हैं वो भी इनमें शामिल है, क्योंकि कैश पैसे दिए गए 2.25 अरब रुपए। अभी सिंध बैंक की जानिब से 3 अफसरान को मुअत्तल किया गया है, जिसमें हैदराबाद के एरिया मैनेजर भी शामिल है, जबकि मटियारी के ब्रांच मैनेजर एक और दूसरा जो सीनियर ब्रांच मैनेजर है उसको भी मुअत्तल किया गया और उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची के इलाके लांडी में कचरा कुंडी से 7 साला बच्ची की लाश मिली है। अहले खाना के मुताबिक बच्ची 2 रोज से लापता थी।
लांडी मुस्लिमाबाद मिंगल स्कूल के करीब कचरा कुंडी से लड़की की लाश मिली। वालिद के मुताबिक गुल अहमद कॉलोनी की रिहायशी बच्ची अपने कजन्स के हमरा मदरसा जाने के लिए निकली थी। जो मदरसे नहीं पहुंची तो घर वालों ने तलाश किया लेकिन नहीं मिली। वालिद ने बताया कि बच्ची की गुमशुदगी के पम्फलेट इलाके में लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक मामला ज्यादती के बाद कत्ल का लगता है। तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि जाए वक़्वा से तमाम शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। इलाका मकीनों ने एहतजाज भी किया है। लाहौर हाई कोर्ट में खातून 10 साल बाद निकाह को जाली साबित करने में कामयाब हो गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि चचाज़ाद ने ज़बरदस्ती शादी के लिए जाली निकाह नामा बनवाया। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद, इस वाक़े की तफसील बताएं। जी बिल्कुल, जो पाकपतन की रहायशी खातून है जिसका 10 साल बाद जो है वो जाली निकाह नामा जो है वो साबित हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने बख्तावर बीबी का चचाज़ाद मुअज़्ज़म से 2012 के दौरान जो निकाह हुआ था, अदालत की जानब से उसको जाली करार दिया गया है। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा की अदालत ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि जब मुबैना निकाह किया गया तो उस वक्त लड़की की जो गवाहान को भी नहीं जानती थी और इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रार था लड़की उसको भी नहीं जानती थी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि मुबैना निकाह के वक्त उनके गाँव में नहीं हुआ और दोनों रिश्तेदार होने के नाते उनके जो गवाहान थे वो भी जो है वो लड़की नहीं जानती थी, जिसकी बुनियाद पर जो है वो अदालत ने इस निकाह नामे को जाली करार दिया है। मुअज़्ज़म ने यह दावा किया था खातून मेरी बीवी है और इसने मेरे साथ निकाह कर रखा है और पाकपतन में मुअज़्ज़म ने खातून के खिलाफ निकाह पर निकाह करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। अदालत की जानब से मुअज़्ज़म के साथ निकाह को जाली करार दिया गया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स बस सर्विस और ऑरेंज लाइन इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर दी हैं। रेड लाइन पर तेज़ी से काम जारी है। जल्द शहर की बड़ी आबादी को ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात मैसर आ जाएंगी। शर्जील मेमन से आलमी बैंक के ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट बिलाल पराचा ने मुलाकात की है। इस मौके पर शर्जील मेमन का कहना था कि येलो लाइन प्रोजेक्ट पर काम का जल्द अज जल्द आगाज़ किया जाए। उन्होंने कहा बसों की खरीदारी का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी है। PC1 पर नजरसानी के लिए प्लान 1 और प्लान 2 पर काम कर रहे हैं, जिसको आलमी बैंक के आइंदा इजलास में मुशावरत के लिए पेश किया जाएगा। उनका कहना था कि BRT येलो लाइन के नए प्लान में फीडर सर्विस को भी शामिल किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी इस जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस्तेफादा कर सकें। कराची में जारी है आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 इख्तिताम को पहुंची। नुमाइश में दिफाई मसनूआत से मुतालिक 30 से ज़्यादा MOUs पर दस्तखत किए गए। गैर मुल्की मंदूबीन ने दिफाई नुमाइश के इनेकाद को सराहा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 के आखिरी रोज भी आलात हर्ब और तरबियती साजो सामान की नुमाइश का सिलसिला जारी रहा। एक्सपो सेंटर में मौजूद पाक फौज का इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम मरकज़े निगाह बना रहा। वारफेयर सिस्टम से न सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर तक दुश्मन की गुफ्तगू सुनी जा सकती है बल्कि कम्युनिकेशन जाम भी की जा सकती है। कैनेडियन कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक टेंट भी दिफाई नुमाइश की जीनत बनाया गया, जो महज 10 मिनट में एक बड़े कमरे की शक्ल इख्तियार कर सकता है। कैनेडियन मंतूब किनीत ने दिफाई नुमाइश के इनेकाद को सराहा है। It's been a very good exhibition. It's been well organised. There's been lots of companies here, and the companies that didn't come here have missed out really because we've been really welcomed by the exhibitors. तलबा ने भी दिफाई नुमाइश का दौरा किया। इस मौके पर तालिबात जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार नजर आईं। हमें नहीं पता था वेपन्स वगैरह के बारे में इतना कुछ और हमने बहुत कुछ जाना यहाँ से। यहाँ आने के बाद मेरा जुनून और जज्बा और भी ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह भी दिफाई नुमाइश में पहुँचे और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। उनका कहना था नुमाइश ने पाकिस्तान के तनहा होने का तासुर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बल्कि जो एक तासुर है कि हर चीज़ पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे तो आपको वो कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म अंसारी ने भी नुमाइश का दौरा किया और जदीद असलह से मुताल्लिक ब्रीफिंग ली।
पाकिस्तान में तैयार करदा वेंटिलेटर भी दिफाई नुमाइश का हिस्सा बनाया गया है। गैर मुल्की वेंटिलेटर की कीमत तो 70 लाख रुपए है, लेकिन मुल्क में तैयार किए गए वेंटिलेटर की कीमत 20 लाख रुपए है। दिफाई नुमाइश की इख्तितामी तकरीब में शुरका को यादगारी शील्ड पेश की गयी। डीजी डिपो मेजर जनरल आरिफ मलिक का कहना था, गुज़िश्ता आइडियाज में 83 जबकि इस बार 95 वफूद ने शिरकत की। न सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है, बल्कि दिफाई मसनूआत बनाने में भी हम दुनिया के कई ममालिक से आगे हैं। इसीलिए तो साल 2022 की आइडियाज में दुनिया के 64 से ज़ायद ममालिक के एग्जिबिटर्स ने शिरकत की। कैमरामैन फैसल आगाही और इमरान शाहिद के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। रफ्तार, तेजी, महारत और फुर्ती का मुकाबला थल जीप रैली का अहवाल जानते हैं मुकर्रम खान की इस रिपोर्ट में। धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियों ने थल के सहरा में मेला लगा लिया। जिगजैग ट्रैक पर ड्राइवर्स ने कमाल महारत से गाड़ियां दौड़ाईं। 115 रेसेस में से राजा मोहम्मद सईद अरसलान तेज रफ्तारी में भी सब पर राज कर गए। राजा मोहम्मद सईद अरसलान ने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 34 सेकंड्स में तय किया। नादिर मक्सी और जैन महमूद 1 मिनट 35 सेकंड के साथ दूसरे, जबकि साहिबजादा सुल्तान और जाफर मक्सी सिर्फ 2 सेकंड के फर्क से तीसरे नंबर पर रहे। ड्राइवर्स भी माशाल्लाह बड़े अच्छे आए हैं। ट्रैक रेस का जो है वो तो काफ़ी टफ है, क्योंकि छोटा हो गया बारिशों की वजह से, तो छोटा हो गया तो और प्रिसाइज करना पड़ता आपको, मतलब एरर करने के लिए आपको गुंजाइश नहीं है। क्वालिफाइंग राउंड में दुश्वार और खतरनाक ट्रैक तैयार किया गया, जिसकी वजह से रेस के दौरान एक गाड़ी भी उलट गई। गाड़ी में वायरिंग शॉर्ट होने से आग लगी, जिसे बर वक्त बुझा लिया गया। ड्राइवर शुएब और उनके साथी भी महफूज रहे। ट्रैक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। गाड़ी से भी ज़्यादा ये ड्राइवर्स की स्किल्स का इम्तिहान है। तो हम सब की ये कोशिश होती है कि हम इसके ऊपर पूरी मेहनत करें, पूरा टाइम दें। थल जीप रैली में हफ्ते को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जबकि इतवार को प्रिपेयर्ड गाड़ियां ट्रैक पर दौड़ेंगी। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मुकर्रम खान, मुजफ्फरगढ़। जबकि गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शिगर में कदीम और खूबसूरत ज़ख रैली सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। इस रिपोर्ट में देखिए। बुलंद पहाड़ों के दरमियान तैरते सफेद बादल, दरख्तों के साथ बहता साफ शफाफ पानी, ये है बल्तिस्तान का इलाका शगर, जहां ज़ख लकड़ी के डंडों पर गाड़ी के ट्यूब लगाकर बनाई गई आरजी कश्ती से सफर हुआ करता था। कदीम दौर में दूसरे इलाके तक पहुंचने वाले इस सफर को अब एडवेंचर स्पोर्ट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 2 बरस से ज़ख रैली का इनेकाद किया जा रहा है। $300 लोगों की 60 टीमों ने इस बार ज़ख रैली में हिस्सा लिया। कश्तियों की रैली में रंग बिरंगे कपड़ों और पाकिस्तानी परचम उठाए महजूज होते रहे। 30 किलोमीटर रैली में शुरका ने रिवायती रक्स भी पेश किया। ज़ख रैली एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ सरमाई सयाहत की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करती है। फिल वक्त इतना ही। खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।